नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एसेसन रीजन गिवन है। ओके, जो आपका एसेसन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, एक रॉन्ग है ना, उसके बेसिस पे ऑप्शन हमें चूज करना है। सो एक कब चूज करेंगे? ओके, इन क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेबल्ड एज एसेसन एंड द रीजन। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस आर गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन क्या गिवन है? फॉर द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? जो मेटल है, कंडक्टर है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होती है, वही लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगी तो करंट जो प्रोड्यूस होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होती है उससे करंट फ्लो करती है। तो दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। लाइट की जो रेडिएशन होगी उसके इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये असर्शन करेक्ट है या रॉन्ग है? ये असर्शन करेक्ट है। जितना ज़्यादा लाइट आएगी, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, उतने ही इलेक्ट्रॉन उससे प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क फंक्शन तो उस मेटल के लिए कांस्टेंट है। ये मेटल है, इससे लाइट आ रही है, तो इसका जो वर्क फंक्शन है फाई, जिसको हम लोग h इंटू न्यू नॉट लिखते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट होता है। अब ये है h न्यू, तो जितना ज़्यादा h न्यू इंसिडेंट करोगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट होंगे। ओके, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। ओके, उतना ही एनर्जी क्या करेगी, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेटल कंडक्टर से बाहर निकलेगा। ओके, तो असर्शन क्या दिया हुआ है? असर्शन इसका करेक्ट है। ओके, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, जितना रेडिएशन निकलेगा वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो ये असर्शन क्या है? इसका करेक्ट है। नाउ कंप्यूट रीजन। ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग द एनर्जी क्वांटा एंड ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द मेटल। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का रीजन क्या है? जितना ज़्यादा तुम एनर्जी दोगे, एनर्जी कहने का मतलब एच न्यू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यूज करते हैं? क्वांटा नंबर ऑफ पैकेट्स यूज करते हैं। जो एनर्जी आती है फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग पैकेट्स के फॉर्म में आती है। तो जितना ज़्यादा क्वांटा ऑफ एनर्जी इंसिडेंट होगा, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर जो होती है एब्जॉर्ब करेगी, और उतने ही इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या ज़्यादा हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। वही लिखा हुआ है इसमें। ओके, ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, जितना ज़्यादा एनर्जी इंसिडेंट होगा उतना ही ज़्यादा क्वांटा अवेलेबल होगी। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग, तो मेटल के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। ओके, एंड ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द मेटल। तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा तो वो कंडक्टर को लिफ्ट करके बाहर निकल जाएगी, है ना। स्टेटमेंट रीजन भी इसका करेक्ट है। ओके, तो ये भी करेक्ट है। सो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, देन ए हमें चूज करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। बी कब चूज करना है? अगर आपका असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट ऑप्शन, रीजन जो है ये असर्शन का करेक्ट आंसर नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में बी लेना है। ओके, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तब क्या लेना है? सी लेना है। और असर्शन अगर फॉल्स होगा, रीजन ट्रू होगा, तो उस कंडीशन में डी लेना है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2 स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन इन द रीजन। ओके, असर्शन देखो, पुटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब डायरेक्टली इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप को सेमीकंडक्टर डायरेक्टली अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट कर दोगे, तो डायरेक्टली तुम पी टाइप एन टाइप को ज्वाइन कर दोगे, ओके, तो वो पी एन जंक्शन बनाएगा? नहीं बनाएगा। कैसे बनाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी किसका बना होता है? थर्ड ग्रुप एलिमेंट का, और एन टाइप किसका बना होता है? फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट का। तो दो मेटल को अगर सिंपली ज्वाइन कर दोगे तो पीओ जंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा?
क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं उसके बीच में रफनेस होता है। आपको ज्वाइन करने का मतलब सिंपली ज्वाइन करने से वो नहीं बनता है ऐसे, उसको बनाने के लिए एक अलग से सिस्टम होता है, वहाँ पे उसको काफ़ी स्मूथ किया जाता है, उसके बाद दोनों को ज्वाइन किया जाता है, तब बनता है वो। ओके, इंटर स्पेसिंग होती है दोनों के बीच में, क्योंकि सरफेस एटम कोई भी जो अगर मेटल शीट लोगे पी टाइप और एन टाइप का, तो उसके बीच में क्या होगी, उसके बीच में रफनेस होती है। तो सिंपली अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो वो पीएन जंक्शन नहीं बनेगा। दोनों को काफ़ी स्मूथ किया जाता है, उसके बाद ज्वाइन किया जाता है, उसका एक अलग से प्रोसेस होता है। ओके, नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते हैं, तब तो कोई भी पी टाइप एन टाइप को लेकर ज्वाइन कर देगा, वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा। पीएन जंक्शन डायरेक्ट कोई भी बना सकता है। ऐसा रहता तो किसी घर में पीएन जंक्शन डायरेक्ट बन जाता है, ऐसा नहीं है। ओके, उसके बनाने के लिए बहुत बड़े टेक्नोलॉजी लगते हैं, सिस्टम लगता है, उसके बाद वो बनता है। ओके, तो पुटिंग द पी टाइप सेमीकंडक्टर डायरेक्टली इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर इन कंडक्ट, दे डू नॉट फॉर्म पीएन जंक्शन डायोड। ओके, द रीजन इज because of there is a interspacing gap. Okay, interspacing gap होती है दोनों के बीच में। कितना होता है गैप? गैप की वैल्यू 2 to 3 एंगस्ट्रम के अराउंड होती है। ओके, ये गैप जब तक ये गैप रहेगा तब तक वो पीएन जंक्शन डायरेक्ट नहीं फॉर्म करता है। इस गैप को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? दोनों के सरफेस को स्मूथ किया जाता है। ओके, उसके बाद ज्वाइन करते हैं, तब वो जंक्शन बनती है। रीजन क्या दिया हुआ है? द रफनेस एट कॉन्टैक्ट विल बी मच मोर देन इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग। समझ में आया? रफनेस जो होती है सरफेस पे वो बहुत ज़्यादा होती है इंटर एटॉमिक क्रिस्टल से। ओके, सो दैट्स वाई कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज नॉट पॉसिबल। चार्ज कैरियर उस कंडीशन में कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता है। तो ये जो आपका रफनेस है इंटर इसको कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? उसको स्मूथ बना के। ओके, तो इस कंडीशन में देखोगे असर्शन भी करेक्ट लिखा हुआ है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 15। Assertion: an electron has a higher potential energy when it is at location associated with negative value of potential। क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन जो होगी उसकी हायर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हायर होगी। ओके, व्हेन इट इज एट ए लोकेशन एसोसिएटेड विद ए नेगेटिव पोटेंशियल। अगर उस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला E इंटू वी होती है। चार्ज इंटू वी, सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला अगर देखोगे तो कैसे लिखेंगे? Q इंटू वी। ओके, तो चार्ज क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लिखेंगे? -E। जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो याद रखोगे चार्ज को साइन के साथ पुट किया जाता है। ओके, मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं वहाँ पे। ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी, तो साइन के साथ पुट करेंगे। ओके, और पोटेंशियल क्या लिखा हुआ है? इसको नेगेटिव पोटेंशियल में पुट किया गया है, नेगेटिव। तो वी क्या होगा? वी भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? ई भी। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आया, ये टर्म क्या आया? पॉजिटिव, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके, तो ये भी आपका सही है। असर्शन क्या है इस कंडीशन में? सही लिखा हुआ है। एंड हैज ए लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट एट ए लोकेशन एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल के लोकेशन पर होगा तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती है, लेस वैल्यू होती है। तो अगर निगेटिव का मतलब क्या हुआ? देखो, चार्ज तो नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेंशियल जो रीजन में है वहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओके, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस भी, कंडीशन माइनस भी। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया नेगेटिव, ये क्या आ गया? दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सही है, असर्शन तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है। रीजन देखो, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। ये सही है क्या? रॉन्ग है। पॉजिटिव चार्ज जो होती है, याद रखोगे, जो पॉजिटिव चार्ज होती है ये पॉजिटिव चार्ज मूव करती है ना। पॉजिटिव चार्ज कितना मूव करती है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करती है। ओके, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करती है, ये याद रखोगे। नेगेटिव चार्ज रिवर्स मूव करता है, एक का याद रखो, पॉजिटिव का याद रखो, नेगेटिव का उल्टा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करती है, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को मूव करती है। तो यहाँ जो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, नो, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, वो मूव करेगी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सो इसका रीजन रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग रीजन। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, ओके। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगी। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। आंसर क्या होगा इसका? सी। सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Propagation of light through an optical fiber is due to total internal reflection placed at the core cladding interface. Yes, okay. ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के इनसाइड ही वो मूव करती है। क्यों मूव करती है? क्योंकि वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके सरफेस पे, कोर और क्लैडिंग के सरफेस पे, ओके। ये मान लो क्लैडिंग है और ये इसका कोर है, ओके। तो लाइट कैसे जाएगी? डेंसर मीडियम से रेडियल मीडियम, TIR होने के लिए पढ़े होगे। तो लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी, है ना, तो इसके अंदर ही मूव करता है, इसके बाहर नहीं जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है? TIR होती है, सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ओके। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल की प्रॉपर्टी है, सही है ये रिफ्लेक्ट, ओके, ये सही है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे क्या होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ओके। रीजन क्या दिया हुआ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द क्लैडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कोर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्लैडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, नहीं गलत है ना, कोर ये होता है और क्लैडिंग बाहर वाला पार्ट होता है। तो TIR होने के लिए जिस मीडियम से लाइट जाएगी और जिस मीडियम में जाएगी, ओके, लाइट जिस लाइट TIR होने के लिए लाइट कहाँ से आनी चाहिए? लाइट डेंसर मीडियम से रेडियल मीडियम जाना चाहिए, ओके, तभी TIR हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्लेडिंग, क्लेडिंग इसको बोलते हैं बाहर वाले पार्ट को। तो क्लेडिंग रेडियल मीडियम होना चाहिए और कोर डेंसर मीडियम होना चाहिए। तो लाइट डेंसर मीडियम से रेडियल मीडियम जाना चाहिए, ओके। तो डेंसर का मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होनी चाहिए TIR होने के लिए। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द क्लैडिंग इज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर। क्लेडिंग का ज़्यादा बोला गया, ये तो रॉन्ग है ना। क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होनी चाहिए, क्लेडिंग का कम होना चाहिए, कोर का ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो रीजन यहाँ पे रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रॉन्ग है, ओके। सो असर्शन यहाँ पे सही है, रीजन यहाँ पे रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, ओके। सेक्शन बी सैम्पल पेपर 1 का देखो, क्वेश्चन नंबर 17। नेम ऑफ द डिवाइस विच यूटिलाइज यूनिलैटरल एक्शन ऑफ PN जंक्शन डायोड टू कन्वर्ट AC इंटू DC, ओके। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए PN जंक्शन डायोड के लिए PN जंक्शन डायोड का कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, कौन सा एप्लीकेशन इसका यूज करते हैं AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए? सो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेक्टिफायर, पढ़े होगे, ओके। सो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए 2 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ओके। हाफ वेव रेक्टिफायर में ड्रॉबैक क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ में आउटपुट आएगा, नेगेटिव हाफ में आउटपुट नहीं आती है, वहाँ पे ब्रेक करके आउटपुट आती है, कॉन्टीन्यूसली DC आउटपुट नहीं आता है। इसीलिए जब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या बतानी है? फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में कॉन्टीन्यूस DC आउटपुट आती है, ओके। सो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे इसके लिए? फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ओके। डिवाइस का नाम क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर, ओके। फुल वेव में 2 टाइप के आते हैं, सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों में से आप कोई भी बना सकते हो, कोई भी बता सकते हो, ओके। रिजल्ट दोनों में सेम आता है। सेकेंड पार्ट, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। तो सर्किट डायग्राम ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, थ्योरी में सर ने आपको बताया होगा। तो वहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो। ये डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाना है, तो ऑलरेडी आपके क्लास नोट में है, वहाँ से आप रिफ़र कर सकते हो, ओके। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम
सेंटर टैप या फुल ब्रिज वाले रेक्टिफायर, दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट है, जो आपको याद है, वो आप बना सकते हो। यहाँ पे हम ये ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटोन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैव द सेम वैल्यू। क्या लिखा हुआ है सेम वैल्यू? वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फोटोन, फोटोन का वेवलेंथ एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का, वो दोनों सेम दिया हुआ है, फोटोन का वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो डैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, फोटोन का जो एनर्जी है वो 2 लैम्डा mc बाई h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर c and h हैव देयर यूजुअल मीनिंग। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट 10 to 10 power 8 और h इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो पहले आप देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, h बाई एम वी, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। ओके, यहाँ से v इक्वल टू क्या ले सकते हैं, h बाई लैम्डा इंटू एम लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर जब लिखना होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का हाफ एम वी स्क्वायर, ये सर नो, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी की जगह ये वैल्यू लिख सकते हो, ये वैल्यू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h बाई लैम्डा एम, h बाई लैम्डा एम का होल स्क्वायर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, हाफ एम h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाउ मच, h स्क्वायर बाई 2 लैम्डा स्क्वायर एम। क्लियर है? ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई। ओके, अब फोटोन का देखो, फोटोन का एनर्जी कैसे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, तो फोटोन का एनर्जी, फोटोन का एनर्जी कैसे निकालते हैं, E इक्वल टू एच न्यू और एस सी बाई लेमडा। ओके, सो फोटोन की एनर्जी क्या ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं लिखोगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस नहीं है, यहाँ पे लेमडा लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एस सी बाई लेमडा। ओके, सो रिलेशन एस्टैब्लिश करनी है, सो डैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो एनर्जी ऑफ फोटोन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो ई बाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन की एनर्जी, दोनों के बीच का रिलेशन हमें देखना है, सो डैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इतना टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच का रिलेशन देख लो। ओके, तो ई इक्वल टू कैसे लिखेंगे, एस सी बाई लेमडा, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये जब अपॉन में पुट करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ओके, 2 लैम्डा स्क्वायर एम बाई क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखोगे सो लेमडा से पावर कैंसिल, एस से ये कैंसिल, तो ई बाई काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 2 लैम्डा सी एम बाई एच, 2 लैम्डा सी एम बाई एच। ओके, 2 लैम्डा सी एम बाई एच, देखो आ तो गया ये। ओके, क्या ले सकते हैं, E इक्वल टू हाउ मच, 2 लैम्डा सी एम बाई एच टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 2 लैम्डा एम सी बाई एच टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया आपको। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल इक्वेशन मैंने लिखा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पुट किया, रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, 19 नंबर क्वेश्चन, पासिस थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म का मतलब एक प्रिज्म ऐसा होगा जिसके सारे एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री, इक्विलैटरल प्रिज्म है। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट सेम लिखा हुआ है, ईच ऑफ इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। सो एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अगर प्रिज्म है दिस एंगल इज ए, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा, कंसिडर करो, और ये लाइट यहाँ से अंदर जाएगी, ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर ऐसे निकल जाएगी इमर्जेंट। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट सेम है ना, कुछ यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे ये एंगल आई और ये एंगल ई,
तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट ई, सेम है, एंड ईच ऑफ दीज एंगल इज, दिए दोनों एंगल 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म का एंगल ए 3/4 टाइम्स ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है ओके। डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेल्टा निकालना है ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है ओके। सो I इक्वल टू E इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ ए लिखा हुआ है। तो डेविएशन का फॉर्मूला, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होगे? I प्लस ई, याद है डेल्टा का फॉर्मूला, I प्लस ई माइनस ए, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? सो यहाँ पे इक्विलैटरल प्रिज्म अगर गिवन है तो इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो क्लियर है यहाँ से, ए इक्वल टू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ओके। सो आई और ई अगर सेम है तो देखो यहाँ से तो समझ में आ जाएगा, आई और ई सेम है ना, तो इस ई को आई लिख सकते हैं 2i माइनस ए ओके 2, और आई किसके बराबर है, आई 3/4 ए के बराबर है ओके, तो 3/4 ए माइनस ए ओके, तो 2 से कैंसिल करो, 3/2 ए माइनस ए कितना हो जाएगा a/2, ए का वैल्यू कितना 60 डिग्री बाई 2 कितना हो गया 30 डिग्री, निकल गया। डेविएशन एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका सेकेंड पार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे ओके। तो मिनिमम डेविएशन के लिए एक फॉर्मूला होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल टू क्या साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, याद है फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, ये वाला रिलेशन याद है ओके। यहाँ से आप डायरेक्ट इस रिलेशन में इसकी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू जानते हो, डेल्टा एम जानते हो, ये जानते हो, सबकी वैल्यू पुट करो ओके। सो साइन ए का मतलब 60 ओके, डेल्टा एम 30, 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 बाई 2, 60 प्लस 30 बाई 2, 90 बाई 2, 45, साइन 45, समझ में आया? डायरेक्ट मैंने कर दिया ये वैल्यू। क्लियर है? ए का वैल्यू 60, डेल्टा एम का वैल्यू 30, 60 प्लस 30 90, 90 बाई 2 45, साइन ए बाई 2, ए का मतलब 60, ए बाई 2 30, साइन 30 हो गया। साइन 45 क्या लिखोगे, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, 1/√2 इंटू 2 बाई 1 कितना आ जाएगा √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी √2। क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20, a heating element using nichrome connected to 230 volt supply okay, draw an initial current of 3.2 ampere okay, which settled after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere। तो करंट के वैल्यू 3.2 से घट के 2.8 एम्पियर आ गया। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, उस हीटिंग एलिमेंट की स्टेडी टेम्परेचर क्या होगी? इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सी एंड द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस इतना, अल्फा दिया हुआ है अल्फा ओके। सो टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, जानते होंगे ओके। सो रेजिस्टेंस का वेरिएशन विथ टेम्परेचर फॉर्मूला क्या होती है, आर इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला पढ़े होगे, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर ओके। सो सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज जो है 230 वोल्ट कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस सॉरी सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, करंट चेंज हो रहा है ओके। तो देखो V इक्वल टू IR होता है, तो R इक्वल टू क्या ले सकते हैं V बाई आई, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट चेंज होगा, तो करंट चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, ये तो फिक्स है ओके। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है ओके। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू घट रही है, सोचो देखो यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है ओके। तो करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? करंट घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है ओके। तो यहाँ से कोरिलेट करते हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आर की वैल्यू डायरेक्टली यहीं पे पुट करो ओके। आर इक्वल टू V बाई आई, तो V बाई आई ओके। R0 को कैसे लिखेंगे,
V बाई आई नॉट लिखेंगे। आई नॉट का मतलब इनिशियल करंट, ये इनिशियल रेजिस्टेंस होता है और ये फाइनल रेजिस्टेंस होता है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस मतलब इनिशियल करंट, फाइनल रेजिस्टेंस मतलब फाइनल करंट। तो फाइनल करंट हो जाएगा 2.8, इनिशियल करंट हो जाएगा 3/2, इससे घट के ये हो रही है, तो ये इनिशियल ये फाइनल। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, ये V और V कैंसिल कर दो क्योंकि ये दोनों सेम रहेगा। 1 बाई आई, आई का मतलब 2.8 इक्वल टू 1 बाई आई नॉट मतलब 3.2। 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये 1.7 10 टू पावर -4, 1.7 10 टू पावर -4 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, सो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर शिफ्ट करते हैं। 3.2 बाई 2.8 ऐसा लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू 1 प्लस 1.7 10 टू पावर -4 डेल्टा टी। डेसिमल डेसिमल कैंसिल करो। ओके, 4 से देखो, 4 8 4 जा 32, 7 4 जा 28, 8/7, 8/7। 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, -1 इक्वल टू 1.7 10 टू पावर -4 डेल्टा टी। 8/7 -1 कितना आएगा? 1/7, 1/7 इक्वल टू 1.7 10 टू पावर -4। ओके, डेल्टा टी कितना होगा? डेल्टा टी इक्वल टू ये अपॉन में आ जाएगा 1/7 इंटू 1.7 10 टू पावर -4 अपॉन में आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू पावर 4, 1 2 3 4 डेल्टा टी 1 2 3 4 बाई 7 इंटू 1.7 डिवाइड करो, कितना आएगा? 10,000 में 7 1.7 को डिवाइड करो, ये 840 के अराउंड आएगा। दिस इज 840 डिग्री सी। ओके, डेल्टा टी का मतलब क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो दिस इज फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी। ओके, तो दिस इज 27 इक्वल टू 840। ओके, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 840 में ऐड कर दो, 867 डिग्री सी हो गया। यहाँ तक इसको हीट करता होगा, क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया। So that the least possible distance between an object and the real image in convex lens is 4f. Okay, convex lens में real image between object and image कितना होना चाहिए? 4f डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। So what is the focal length? focal length क्या होना होगा इसका? ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 4f के बराबर होती है। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस है, कैसे बनाओगे? लेट्स सपोज दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करो, ये लेंस मैंने कंसीडर किया। ओके, रियल इमेज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ओके, रियल इमेज। सो ये ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं कहीं पे भी, और इसका इमेज मान लो यहाँ पे। रियल इमेज बनेगा तो लेंस के अपोजिट साइड बनेगी। ओके, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो लेट्स सपोज लाइट ऐसे जा रही है, लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, ये लाइट क्या होगी? ऐसे। दूसरी लाइट ले लो ऐसे ही डायरेक्शन में, ये लाइट कैसे जाएगी? ऐसे फोकस पे, कन्वर्जिंग लेंस है तो। ओके, सो लिस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। ऑब्जेक्ट और आई इमेज के बीच का ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? फाइंड करना। 4f होना चाहिए, ये 4f होना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। तो लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, तो ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u लिखते हैं। इमेज यहाँ बन रही है तो ये डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? v लिखेंगे। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो इस डिस्टेंस को क्या करते हैं हम लोग? एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट और इमेज, इसके बीच का डिस्टेंस कंसिडर करो, लेट्स सपोज d। ये मैंने एज्यूम कर दिया, ये डिस्टेंस कितना होगा? d। और ये d का वैल्यू 4f आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? सो अगर ये d होगा तो लेट्स सपोज ये अगर v कंसिडर करोगे तो u किसके बराबर होगा? u कैसा लिख सकते हैं? d माइनस v ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये टोटल d है, ये v है, तो ये कितना होगा? d माइनस v। अब यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करो। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f। ओके, 1/v, v को v लिखो, इसका साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव, इसका साइन क्या लेंगे? नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड है तो।
v को मैंने v लिखा माइनस u का साइन क्या होगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पुट करें तो प्लस हो जाएगा 1/d माइनस वी इक्वल टू फोकल लेंथ पॉजिटिव f। इसका एलसीएम लेना होगा v इंटू डी माइनस वी, v से कैंसिल d माइनस वी प्लस v इक्वल टू 1/f, v से v कैंसिल, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, df इक्वल टू v इंटू डी माइनस वी, तो df इक्वल टू vd माइनस वी स्क्वायर, सो v स्क्वायर माइनस vd प्लस df इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसमें, v में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब ये v का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो v का रियल वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v को कैसे ले सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे है ना। तो v का वैल्यू कैसे लिखेंगे, माइनस बी दैट इज d प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का वैल्यू 1, d का वैल्यू, c का वैल्यू df, 4 इंटू डी एफ 4ac, ओके, बाई 2a, तो 2a का मतलब 1, तो v इक्वल टू डी प्लस माइनस कितना आया, डी स्क्वायर माइनस 4df इक्वल बाई 2। ओके, तो v का वैल्यू रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 0, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर रियल वैल्यू ऑफ v, रियल वैल्यू ऑफ v, दिस वैल्यू डी स्क्वायर माइनस 4df शुड बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो इस पार्ट में क्या लिखोगे, d कॉमन ले लो, d माइनस 4f इज मोर देन इक्वल टू 0, तो d इज मोर देन इक्वल टू 0, और क्या ले सकते हैं, d माइनस 4f इज मोर देन इक्वल टू 0। ओके, तो d शुड बी मोर देन इक्वल टू हाउ मच, 4f। ओके, d की वैल्यू 4f से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिस्ट वैल्यू, तो d का वैल्यू 4f से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल टू लिखा हुआ है 4f से ज़्यादा। ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू 4f ले सकते हैं। ओके, तो लिस्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, लिस्ट वैल्यू इज हाउ मच, d इज हाउ मच, 4f। समझ में आया, यही इसका आंसर है, क्लियर है।